हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन के यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड एरर डिटेक्शंस के एक सेशन। नाउ सी, हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहता है कि हम एरर डिटेक्शंस करते हैं। एरर डिटेक्शन जैसे कि नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड तो चलो हम सब देख के कर ही लेंगे, हम उसको बना लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है जब वो फ्रेजेस के बेस में आता है। आप देखिए कि जब भी कोई भी ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, सो वी डोंट रियली गो थ्रू ऑल द सेक्शंस एंड हम उसको एक एक करके नहीं देखते रहते, बिकॉज नाउन प्रोनाउन तो चलो हम सबको आता है, लेकिन फ्रेजेस में क्या होता है कहीं कभी कभार कहीं पे एक देते हैं। नाउ यू विल हैव टू रिमेंबर कि वो सिर्फ 10% या फिर 15% के अमाउंट में आते हैं। आप देखिए हर एक चीज ग्रामेटिकल रहते हैं। एरर डिटेक्शंस में मैक्सिमम टाइम आपको ग्रामेटिकल ही मिलने वाले, लेकिन उनमें से भी आपके 10 to 15% आपके फ्रेजेस रहेंगे। सो इसलिए हम आज क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के 2022, 2023 के क्वेश्चन पेपर से हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ फ्रेजेस दिए गए थे। अब हम पहले भी जानते हैं कि वी नेवर गो थ्रू द लिटरल मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस। सो एरर डिटेक्शन में क्या होता है, या तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं पे फ्रेजेस की गलती मिलेगी, या फिर वहां पे फ्रेजेस में इंक्लूड होने वाले चीजों को गलतियां मिलेगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप देखिए इट्स ए लाइक वास्ट सिलेबस, और उस वास्ट सिलेबस से आज हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में थे। अब बात ये होती है कि बहुत सारे आपके कंबाइन होके देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं। सो हम यहाँ पे आपके लिए एक एक पोर्शंस में लेके आएंगे, एक एक सेशंस में आपके लिए डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे कुछ सेशंस में, इस सेशंस में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको कुछ कॉमन वाले फ्रेजेस मिलेंगे। कॉमन फ्रेजेस इन द सेंस जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते रहते हैं, लेकिन हम जब उनको सेंटेंस में यूज करना होता है तो हमारी दिक्कत बढ़ जाती है। सो विदाउट मच फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे आ रहा है। नाउ एक चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं, कहीं पे भी फ्रेजेस आए, डायरेक्टली क्वेश्चन मेंशन करे या फिर ऐसे आपको फ्रेजेस दे, never go through the literal meaning of such phrases. Never, because phrases and idioms never carries any kind of literal meaning to them. जब भी किसी भी sentence में वो लोग use होंगे, it will always be something related to that sentence, not to their literal meaning. So here comes your first question. First questions में आपका क्या दिया गया है? And so for the sakes of his son, he remained absolutely calm. यहाँ पे सेक्शन में डिवाइड किया गया है सेंटेंस को, एंड वी विल सी व्हिच सेक्शन कैरीज द एरर हियर। क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है कि अपने बेटे की खातिर वो हमेशा शांत रहते हैं। फॉर द सेक ऑफ हिज सन ही ऑलवेज रिमेन काम। फॉर द सेक, हमारे यहाँ पे फ्रेजेस कौन सा है, दिस वन, फॉर द सेक्स टिल ऑफ, ये होना चाहिए फॉर द सेक्स ऑफ। सो दिस वन इज योर इडियम, दिस वन इज योर फ्रेज। सो आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, हमको यहाँ पे एक मिल गया है क्वेश्चन, वी कैन सी व्हाट द टाइप्स दे गोना गिव यू फॉर योर फ्रेजेस, दैट इज दे विल इंक्लूड इट इन ए सेंटेंस एंड यू हैव टू चेक इफ इट इज करेक्ट। यहाँ पे एक चीज बता दूं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे है ही नहीं। We are not talking about any grammatical mistakes. Whenever noun, pronoun, adverb, verb things are given, then only the grammatical mistakes come. But here it is not mentioned. So here the only error is in the phrase, and I have corrected it. That is for the sakes of. So हमको ये याद रखना पड़ेगा। अब आप लोग पूछोगे कि मैम फ्रेजेस तो बहुत सारे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फ्रेजेस? नाउ लेट मी टेल यू, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरी फ्रेजेस और एवरी idiom that is there, and us as a teacher also don't remember everything. But the fact is, whenever we keep on practices, that keeps on retaining in our brain. सबसे मतलब जरूरी इंग्रेडिएंट होता है प्रैक्टिस। नाउ इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिस इट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू गोना गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जो आपको हेल्प करेगा अगर वो फ्रेजेस अकेले से भी आए। सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट प्लीज कीप ऑन practicing any kind of questions that have phrases into it, any kind of synonym, antonyms, any kind of vocabulary. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ब्रेन उसको रिटेन करते रहेगा। Anyway, so here for the sakes of,
और ये बहुत कॉमन है एंड वी नो इट नीड्स टू बी फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ. द करेक्ट वन नीड्स टू बी फॉर द सेक ऑफ. यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट. यहाँ पे सेक्स नहीं होगा, इट नीड्स टू बी शेक ऑफ. फॉर द सेक ऑफ मतलब उनके खातिर, अपने बेटे के खातिर, दैट पर्सन रिमेन काम एवरी डे. सो हमारा ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज ए फ्रेज एंड द मिस्टेक वाज इन दिस पर्टिकुलर थिंग. इट कैन नॉट बी प्लूरल, इट कैन नॉट टेक ए एस, बिकॉज हम जब ये पूरा का पूरा फ्रेज यूज करते हैं, द फ्रेज रिमेन दिस, फॉर द सेक ऑफ. दिस इज द करेक्ट फ्रेज. So it's necessary to remember every particular spelling, every particular thing, every particular article or preposition that's gonna be used in a particular phrase so that it remains clear. It remains totally, absolutely clear and correct. तो हमारा यहाँ पे for the sake of. Similarly, सारे क्वेश्चंस इसी रिलेटेड होगा, इसी तरीके के होंगे जहां पे you will have to find out where is the error. So let's move to the next now. Here comes your next, again same pattern. Fortunately he passed the exams with dint of sheer hard work and diligence. Now it says that fortunately he passed the exams with dint of. So where is your phrase? पहले phrase को detect करो. This one is your phrase. With dint of sheer hard work and diligence. उन्होंने वो एग्जाम कैसे पास किया? हार्ड वर्क की वजह से हार्ड वर्क किया उन्होंने एंड फुल्ली कंसेंट्रेटेड एंड डेलिजेंस के वजह से. सो विथ डिंट ऑफ, यहाँ पे ये फ्रेज है. एंड व्हाट इज विथ डिंट ऑफ? मतलब उसके वजह से, उन्होंने जो पुट किया, व्हाट इज द इनपुट दैट ही हैज गिवन टू दैट? हिज हार्ड वर्क एंड डेलिजेंस. हियर यू सी हिज हार्ड वर्क एंड डेलिजेंस एंड विथ डिंट ऑफ इज योर फ्रेज. नाउ गलती कहाँ पे है? ऑफ कोर्स फ्रेज में है. एरर करेक्शन में वही तो देखना है कि फ्रेज में गलती है. इट नीड्स टू बी विद डिंट ऑफ जैसा कुछ नहीं होता है. इट नीड्स टू बी बाय डिंट ऑफ. इट इज योर बाय डिंट ऑफ. दिस वन इज योर करेक्ट, बाय डिंट ऑफ. अब एक चीज देखिए, विथ एज ए प्रीपोजिशन हम कब यूज करते हैं? विथ एज ए प्रीपोजिशन वी यूज इट whenever we have to talk about the instrument through which the work has been done. यहाँ पे कोई काम की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे कोई भी ऐसी काम की बात या फिर इंस्ट्रूमेंट की बात हो ही नहीं रही है. सो देयर इज नो यूज ऑफ ए विथ हियर. विथ आपका आएगा नहीं. एंड एज ए फ्रेज इसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपका प्रीपोजिशन बैठा हुआ है. सो यू कांट डायरेक्टली रिमूव दैट प्रीपोजिशन फ्रॉम देयर एंड इट विल बी बाय डिंट ऑफ. सो the correct sentence needs to be fortunately he passed the exam by dint of sheer hard work and diligence. By dint of और साथ में आप लोग लिख सकते हो by virtue of. ये सारे भी phrases होते हैं. by virtue of, by dint of कर लो, by virtue of कर लो, कोई भी वहां पे लगा दो, but it will always carry by with it. And also हम लेमैन के भाषा में वी कैन से बिकॉज ऑफ. व्हाई डिड ही पास द एग्जामिनेशन? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड डिलिजेंस. सो बाय डिंट ऑफ या फिर बाय वर्च्यू ऑफ का मीनिंग क्या होता है? बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ही पास द एग्जामिनेशन. सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस एज वेल. लेट्स मूव टू नाउ नेक्स्ट. नाउ here come the next one. His last trip around the world took a toll on his health. Now it says that his last trip around the world took a toll on his health. Sorry, in his health. यहाँ पे क्या mention किया गया है? This is your phrase. Actually phrase होता है आपका took toll. Okay? या फिर took a toll. कुछ भी कर दो. मतलब जो उनका लास्ट ट्रिप था, रिसेंटली जो उन्होंने ट्रिप किया अराउंड द वर्ल्ड, दैट वाज रियली हार्मफुल टू हिज हेल्थ. उनके हेल्थ पे उन्होंने असर किया. दैट पर्टिकुलर ट्रिप हैज बीन ए बैड वन फॉर हिम एंड इट इज अफेक्टिंग हिम वेरी बैडली. ओके, टू टेक टोल मतलब अफेक्ट करना इन ए बैड मैनर, उनके हेल्थ पे असर करना, बट दैट टू इन ए वेरी बैड मैनर. सो देयर इज द मिस्टेक. वहां पे कुछ मिस्टेक होना चाहिए. हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड टुक ए टोल इन हिज हेल्थ. सो एक्चुअली यहाँ पे इन नहीं होना चाहिए. It will be on his health. This in is wrong.
ऑप्शन नंबर 4, दिस इन इज रॉन्ग, इट नीड्स टू बी ऑन। अब देखिए टू के टोल ऑन ही इज हेल्ड होता है, ऑन ही इज हेल्ड। So whenever we talk about this particular phrase, हमेशा याद रखिए टोल का मतलब बहुत सारा निकलता है। एक टोल होता है जो हम गाड़ी पास करने के लिए टोल गेज होते हैं उन पे देते हैं, दैट टोल इज टोटली डिफरेंट, दैट टॉक्स अबाउट मनी एंड एवरीथिंग। दिस टोल इज टॉकिंग अबाउट बीइंग वेरी इफेक्टिव टुवर्ड्स समथिंग एंड इन अ वेरी बैड वे। सो यहाँ पे जब भी फ्रेज के लिए यूज करेंगे, यहाँ पे कोई मनी या फिर जस्ट लाइक आई मेंशन बिफोर कि यहाँ पे कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं रहेगा। सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे टू के टोल ऑन हिज हेल्प, दिस इज द करेक्ट फ्रेज और उसी फ्रेज को हमको हर जगह पे यूज करना है। यू कैन चेंज द प्रिपोजिशन एज वेल। यहाँ पे कौन सी गलती थी? प्रिपोजिशन की गलती थी। यहाँ पे इन लगाया गया है बट इट नीड्स टू बी ऑन हिज हेल्प। I hope we are clear. Let's move to the next now. See the next one. Next one says that यहाँ पे mention नहीं किया गया है. See, it is a direct sentence and here it is not mentioned where is the portion is. You will have to find it on your own. अब इन questions में हम लोग क्या करेंगे? Of course, again the knowledge about the phrases, the knowledge about the idioms and phrases will come handy in such type of questions because जब आप practice करोगे उसी practice के वजह से you will get to know which is the correct and which is the wrong one and actually you will be able to detect where is the phrases. So let's see where is the phrase here. Patralekha finished the cake on the blink of an eye. So I hope everybody has got it. This one is on the blink of. This one is the phrase on the blink of an eye. Patralekha finished the cake on the blink of an eye. On the blink of an eye. What's the sentence means? यहाँ पे sentence क्या mean कर रहा है कि पत्रलेखा ने फटाक से बहुत जल्दी अपना केक खत्म कर लिया. She finished it and it's like very quick. In part of her, it was very quick and she finished it very quickly. So of course on the blink of error वहीं पे होगा, but you have to check out कि कहाँ पे गलती है. You have a preposition, again you have an article and after that you have the whole phrase. So your error in the sentence will be in that particular portion because यहाँ पे हमने deduct नहीं किया है. We haven't parted it. यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं किया है, पूरा का पूरा सेंटेंस आपको दे दिया गया है एंड यू हैव टू चेक आउट वेयर इज द एरर एंड आई हैव मेंशन वेयर इज द पार्ट इज. तो वहां पे होना चाहिए ऑन द ब्लिंक ऑफ नहीं. अगेन प्रिपोजिशन की गलती, इन द ब्लिंक ऑफ. इट नीड्स टू बी इन द ब्लिंक. इन द ब्लिंक मीन्स यू कैन राइट इट एज क्विकली, क्विकली, वेरी क्विकली. इट वॉज वेरी फास्ट. So Patralekha finished the cake in the blink of an eye. In the blink of an eye मतलब, in the blink of an eye मतलब बहुत जल्दी, बहुत फटाफट, very quickly या फिर very fast. Then you can also say rapidly. All these are your meaning for this particular phrase. So let's move to the next now. Here comes the next. In course by time, he was wise enough to realize the mistakes of his past life. Sentence mean क्या कर रहा है पहले हम उसको देख लेंगे. यहाँ पे बोला गया है कि accordingly जब उन्होंने mistakes किया था तब उनको realization नहीं हुआ, but धीरे धीरे he came into that realizations. He got his realization. He got to know what his fault is and where he is very much mistaken about it. So यहाँ पे बोला गया है कि in course of time. So this one is your phrase. In course by time he was wise enough to realize the mistakes of his past life. Past में उन्होंने कुछ गलतियां की थी but accordingly उन्होंने वो मान ली. In course by time का मतलब होता है this one, this here will be your the correct one. But before going to the correct formation मैं आपको meaning बता देती हूँ. It will be like ultimately, ultimately या फिर finally. So finally, ultimately उनको गलतियों की realization हो चुकी है. So of course we will check it कि कहाँ पे गलती. In course by time, by time नहीं होता है. In course by time नहीं होता है. In course of time होता है.
This will be off. In course of time, he was wise enough to realize the mistakes of his past life. मतलब ultimately या फिर finally he got to realize what were the mistake that he made in his past life. So here was your correct sequence, not sequence actually, the correct formation of the phrase. Idiom phrases में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी उनके एक भी चीज को आप इधर उधर नहीं कर सकते. दे आर जस्ट स्टैंड अलोन थिंग्स एंड यू कैन रियली मिसमैच देम विथ एनीथिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. हियर इज द नेक्स्ट वन. इन रेस्पॉन्स टू द, यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं दिया है हमने, डायरेक्ट क्वेश्चन. इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट a sizable number of candidates have submitted their application. पहले सेंटेंस समझ लेते हैं. द सेंटेंस सेज दैट कोई एक एडवर्टाइजमेंट हमने पब्लिश किया था, उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है. Many of them are there who have applied for the post. Why? Because they have seen the advertisement that we have published in the newspaper. Let's see. In response to the advertisement, ये is not directly a phrase but also a grammatical mistake. यहाँ पे वो गलती है. It's consist of grammatical mistake as well as your phrases. ये phrases के ऊपर भी है और grammatical mistake भी है. यहाँ पे in response to दिया गया है. This one is the phrase and यहाँ पे response नहीं होगा. The correct one needs to be response. It needs to be response. In response to. Now, why not response and why is it response? Just a difference between SC and DS, right? So, आपका क्या होता है? Respond verb होता है. ये आपका respond is a verb, right? So, we don't use verb. For this preposition, we don't need a verb there. So, इसलिए ये response गलत है and RESPONSE, that response is correct because this response is your noun. This response is your noun and the preposition in will take the noun. और in आपका हो गया preposition and it's gonna take the noun. So, in that case, in response नहीं आएगा. This one is not the correct one. It will be in response, that is a noun, and with preposition in we will use a noun. All right. So यहाँ पे आपको grammatical mistakes भी मिला और एक phrase भी. The phrase is in response to. The phrase is your in response to. Let's see the next one. He has promised to pay me the whole amount in check with the stipulated time. सेंटेंस क्या मीन कर रहा है कि जो उन्होंने अमाउंट मुझे वापस करना था वो मुझे निर्धारित समय में वापस करने वाले. एंड हाउ ही इज गोना रिटर्न इट टू मी? ही इज गोना रिटर्न इट टू मी इन चेक. ओके, सही तो लग रहा है सेंटेंस. इट सीम्स टू बी करेक्ट, राइट? सेंटेंस सही लग रहा है. ही हैज प्रॉमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक with the stipulated time. Stipulated time means निर्धारित जो समय होता है उसमें वो मुझे पे कर देगा. लेकिन यहाँ पे तो पे मी द होल अमाउंट इन चेक, यहाँ पे ये भी एक फ्रेज है इन चेक, ये भी तो करेक्ट लग रहा है. फिर आपका देखो द स्टिपुलेटेड टाइम, ये भी करेक्ट है. वेयर इज द एरर? यहाँ पे विथ कब यूज करते हैं हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं. विथ इज यूज विथ द इंस्ट्रूमेंट जिससे काम होता है. मतलब किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन दिखाना पड़ेगा, सो दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी डिनोटेड थ्रू इट विथ. यहाँ पे तो कोई इंस्ट्रूमेंट एंड नथिंग इज देयर, सो विथ नहीं होता है, टाइम है. सी हियर वी आर मेंशनिंग टाइम, सो टाइम में हम क्या यूज करते हैं? विद इन. For time we use within. So it will be he has promised to pay me the whole amount in check. वो चेक में पे करेंगे कब? Within the stipulated time. Sorry, stipulated time. Stipulated time means जो निर्धारित समय है, जो हमने पहले से ही उसको ठीक करके रखा हुआ है, उसी समय में वो मुझे within that period of time. हम within यूज करते हैं ना, टाइम के लिए we never use with. So it will be within that particular period of time या फिर within the stipulated time. So in these two we got to see
grammatical mistakes as well as mistakes in the phrases as well. Here in response to is the phrase, here it comes within the stipulated times. Within the stipulated time means कहीं कभार हम लोग stipulated use नहीं भी करते, लेकिन in case of time we always use within the year, within the section, within the time period mentioned, right? So हम time के लिए हमेशा within use करते हैं. So these two questions carries grammatical and phrasal mistakes both. Let's move to the next now. Here is the next one. By virtue of the power given to the leader, the followers accepted his decision. अब लीडर्स के पास जो भी पावर है, जो उनको पावर दिया गया है, उसको एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने कुछ किया होगा एंड अकॉर्डिंगली जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने वो डिसीजन मान भी लिया. So the sentence means that by virtue of the power given to the leader, by virtue of the power. See here it is. By virtue of, this is the phrase. By virtue of the power given to the leader, the followers accepted his decision. जो उनको मिला था पावर, उनके लिए उस वजह से फॉलोअर्स ने उनका जो डिसीजन था उन्होंने वो मान लिया. By virtue of, कुछ तो गलती लग रही है. देखिए ये ऑफ, दिस ऑफ, ये ऑफ क्या मीन करता है? ये ऑफ नेगेटिव मीन करता है. नेगेटिव इन द सेंस अवे फ्रॉम. ये ऑफ मीन करता है कुछ चीज अवे फ्रॉम, एंड ये ऑफ मीन करता है कॉज, मतलब किसी वजह से, किसी के कारण. सो यहाँ पे बाय वर्च्यू ऑफ कैसे होगा? नेगेटिव में कैसे जाएगा? ओ डबल एफ में तो हो नहीं सकता. सो इस फ्रेज में हमको क्या इंक्लूड करना है? बाय वर्च्यू ऑफ. इट नीड्स टू बी ओ एफ. सो हियर इट इज योर आंसर. इट नीड्स टू बी ओ एफ. डबल एफ नहीं आएगा. कहीं पे भी आपको प्रिपोजिशन ओ डबल एफ दिखे तो ऑलवेज रिमेंबर इट डिनोट्स नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स putting away something from yourself, moving something away from yourselves, letting something go away. He fell off the cliff. मतलब कोई एक समांतरल जगह पे वो स्टेप था. He was there in that particular place and he fell off from there. Fell off means अपने उस जगह पे उससे वो हट गया है. Something. When I say I remove my coat. I remove my coat मतलब मैंने उसको अलग कर दिया. But how can I say it using the preposition of? I put off my coat. Put off means O double F means to remove it from myself. So इसलिए off negative होता है and in this particular phrase it needs to be positive. That is of. Cause, कारण. So by virtue of the power given to the leader. किसके कारण followers ने उनका decision accept किया? Because of the power that has been given to him. All right. Let's see the next one. Here comes the next one. What does it say? With reference of your letter, the organization wishes to hire you for the security services. तो मैंने इट्स लाइक मैंने सिक्योरिटी सर्विस के लिए आपके कंपनी में अप्लाई किया है. So when I apply for it, of course I'm gonna send a letter to you. So उसी के लिए यहाँ पे कोई एक दिया गया है, कोई एक phrases. Okay. And in this particular sentence, it means that with reference of your letter. Reference of your letter दिया गया है. The organization wishes to hire you for the security services. So this one is your phrase with reference of. With reference of doesn't really mean or doesn't really make any sense in this sentence. Of हम use नहीं करते. This is of my mother, this is of my father. कब यूज करते हैं हम? किसका है वो दिखाने के लिए. बट यहाँ पे किसका क्या है वो तो नहीं यूज हो रहा है. So you can't really use a of here with reference of your letter. With reference of your letter नहीं होता है. It will be with reference to. या फिर और एक चीज आप लोग यूज कर सकते हो. और एक चीज हो सकता है या फिर कभी एग्जामिनेशन में आ भी सकता है. In reference to. The preposition in can also be mentioned there. So it can be with reference to your letter or either you can write in reference to your letter. So यहाँ पे preposition of के जगह पे preposition to will be used. Let's move to the next. So ऐसे सारे जब भी phrases वाले questions होते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि sentences
Maximum of the time sentences will not be divided into sections. You can't see the divided sections there. You will have to find out where is the phrase and you will have to find out your own where is the mistake. So for that, again I'm saying you will have to keep on practicing for that. Otherwise, phrases or idioms याद रखना इतना आसान नहीं होता है, because you have a hell lot of idioms and phrases that needs to be used, that needs to be remembered, and to memorize it, keep practicing. Practicing is the key. Otherwise, idiom phrases, vocabulary, synonym, antonyms में आपको practice नहीं करोगे तो वो by heart करने की कोई वहाँ पे जुक्ति नहीं बनती. So then really need to make sense while you use them in a sentence according to the meaning. Let's move to the next now. The soldier met a fearless death fighting on behalf at his country. It was a repeated question, okay? It was repeated for 2 times for examination last year. 2022, 2023. This was a repeated question. The soldier met a fearless death fighting on behalf at. The phrase is on behalf at. ये तो हमारा कॉमन है, हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं. यहाँ पे कह रहे हैं कि the soldiers met a fearless death. The soldier was martyred when he was fighting for his country. Soldier शहीद हो गया while he was fighting for the country. Phrases on behalf at. Do we really use on behalf at? हम क्या यूज करते हैं? On behalf of. So the phrase on behalf at is wrong. It needs to be on behalf of his country. On behalf of होना चाहिए था. On behalf at नहीं होता है. So here is your correct one. On behalf of his country. Alright. Let's move to the next. This one is easier one, and of course it was repeated for 2 years. Let's move to the next. Owing for his illness, he could not achieve his goals. वो गोल क्यों नहीं अचीव कर पाया? Because of his illness. तो this one, sorry. This one is the phrase, and owing for his illness, he could not achieve his goals. Because of his illness. Owing for का मतलब because of. Because of his illness, he could not achieve his goals. So owing for his illness, does it really make sense? Owing for नहीं होता है, owing to, या फिर because of के जगह आप लिख सकते हो due to. तो your correct one will be option number 3, and it will be owing to, या फिर mention कर दो because of, due to, मतलब कारण. Whenever you mention about the causes of something, we use owing to या फिर because of his illness या तो due to his illness. आप कोई भी एक phrase यहाँ पे use कर लो. ध्यान रखिएगा ये सारे भी आपके phrases ही हैं. Because of, due to, these are also phrases similar to owing to. They have similar meaning, and in place of owing to आप use कर सकते हो because of his illness, due to his illness, he could not achieve his goals. Let's move to the next now. So here comes the next question. Next आपका question है Jim Corbett's book Bring in Light the Beauty of Life Amidst Nature. फिर से this one is also a repeated one and a very important one. Everybody knows Jim Corbett, right? उनके books क्या करते हैं? What does it says? Jim Corbett's books bring in light the beauty of life amidst nature. So Jim Corbett ऐसी एक writer है जो बहुत सारे नेचर रिलेटेड बुक्स लिखते हैं. नेचर रिलेटेड इन द सेंस ही कीप्स ऑन राइटिंग थिंग्स दैट हैव द इम्पैक्ट ऑफ नेचर इन हिज पर्टिकुलर वर्क्स. ओके, सो उस जगह पे क्या दिया गया है? जिम कॉर्बेट्स बुक ब्रिंग इन लाइट. दिस वन इज द फ्रेज. Bring in light is the phrase, and it says Jim Corbett's books bring in light the beauty of life amidst nature. So nature में जो beauty है life का वो denote कौन करता है? Jim Corbett's के book. And bring in light. The phrase is mentioned here as bring in light. In light नहीं होता है. Bring in light का मतलब होता है to give importance to give an impact to. You can write as importance, impact. So bring in light नहीं होता है, bring to light. So the correct one will be bring to light. So here is your correct one, bring to light. So the correct phrase needs to be Jim Corbett's book bring to light the beauty of life amidst nature. आगे लाके रखते थे.
So whatever the nature is about, whatever the work he needs to talk about, he brings the life, he gives his life to nature and he talks about that particular thing in a very vivid way. All right. So the next one here comes here. She performed the task at the best of her ability. At the best. This one is the phrase. She performed the task at the best of her ability. मतलब उनके बस में जो था, whatever she can, she gave her best to perform the task. She gave her best to conclude the task, to do the task in a very fruitful way. So that what mean the sentence. And यहाँ पे sentence में आपका जो pattern था, that is at the best. So let's see what is the wrong here. Whenever we use the phrase at the best, या फिर हम कभी भी उनको लिए जो यूज करते हैं, that is never at the best. It needs to be something else. So at the best नहीं होता है, it will be to the best. The preposition to is used here. To the best. At is a wrong one. So what does it say? She performed the task to the best of her ability. So जब भी हम किसी के ability से related कोई बात करते हैं, here it's refer to ability, we never use at the best. We always use to the best of our ability. So always remember, जहाँ कहीं भी आपको ability दिखे तो वहाँ पे अगर कोई भी phrase use हो रहा है, so always remember to use the phrase to the best. All right. Let's see what's the next one. Next one says that this hall is badly to need of repair. Sentence में थोड़ा सा गड़बड़ी तो ऐसे ही लग रहा है पढ़ के भी, because the sentence doesn't really make sense here. What does it say? The hall is badly to need of repair. मतलब hall को repair की जरूरत है. Of course, the wrong is here, the error is here, but what about the phrase? The hall is badly to need of repair. To need of repair हम use नहीं करते. हम क्या use करते हैं? This hall is badly in need of. The preposition in will be used. Here also the preposition in needs to be used. यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा. You may have noticed that all the phrases were having error in place of prepositions. So that means what? Whenever a phrase is being used, there will be prepositions, there will be articles with it, and from there as well you can find out the error. So वो जो आपके prepositions use करने वाले phrases होते हैं, जहाँ पे articles भी use होते हैं, उन पे भी ध्यान देना जरूरी है, because of that also the whole sentence can be a error. All right, let's move to the next. Next says that the jury was not happy with the performance and was quite harsh. First section of the sentence says that, ये थोड़ा सा लंबा है. The jury was not happy with the performance. The performance that you were giving, the jury were not pleased by your performance. जो आपने performance दिया उससे jury इतने भी खुश नहीं हुए and they were very harsh. Okay. The singer took their criticism in heart. Where is the phrase? Took their criticism in heart. So heart से related आपको बहुत सारे phrases मिलेंगे. ये हो गया आपका took in heart. So यहाँ पे देखिए phrases के बीच में भी their criticism in heart, बीच में भी word है. You have to find out what is the phrase here. Took in heart. ये हो गया आपका took in heart. तो यहाँ पे क्या बोला कि performance was not really good and the jury was harsh towards the performer, and whatever the jury said to the performer, that particular performer took in heart. मतलब दिल से लगा लिया. But for that particular thing, do we use took in heart? Let's see. The jury was not happy with the performance and was quite harsh. The singer took their criticism in heart. तो हम यहाँ पे in heart use नहीं करते. So whenever we need to use something that is like दिल पे लग जाना, something that is like bothering you, तो we use took to heart. Okay? यहाँ पे in नहीं होगा, to आएगा. So their criticism, the singer took their criticism to heart. So यहाँ पे और एक चीज आपको मिल गया पैटर्न कि there can be some words in between the phrases as well. You have to check out which is the phrase from that particular
फिलिंग द ब्लैंक्स, नॉट फिलिंग द ब्लैंक्स, वहां पे आपको या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर प्रीपोजिशंस से भी रिलेटेड देंगे. सो यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द एरर एंड अकॉर्डिंगली वहां से आपको वर्ड्स भी एक्सक्लूड करके लेना पड़ेगा. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट नाउ. It says that I am having trouble deciding in a gift for them. It was a repeated question for your SSC examination. Also, it was repeated in MTS examination as well. SSC के सारे एग्जामिनेशन में तो रिपीट हो ही चुके हैं, एज वेल एज MTS में भी इसी पैटर्न से वो क्वेश्चन आया था. Anyway, I am having trouble deciding in a gift for them. The phrase here is deciding in. Here is the phrase and it says I am having trouble. मतलब सेंटेंस क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि I am trying to buy a gift, I am trying to choose a gift from them, but I am having trouble in deciding. I am having trouble in deciding what to give them and what to bring for them. Okay? तो सेंटेंस हमको समझ में आ गया. So it will be here. या तो ऑन आएगा या तो अपन आएगा. सो हम डिसाइडिंग इन कभी यूज नहीं करते. वेन एवर वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी नीड टू डिसाइड अबाउट, वी यूज डिसाइडिंग ऑन, आइदर डिसाइडिंग ऑन और डिसाइडिंग अपन. इट विल बी ऑन और अपन. So the correct one will be I am having trouble deciding on a gift for them. Either you can say that or you can say I am having trouble deciding upon a gift for them. Let's move to the next here. Next is she has a habit of spending against her means. अब ये सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? Spending against. What does this sentence means? मतलब वो जितना कमाती है उससे भी ज्यादा, मतलब अपने हिसाब से ज्यादा वो स्पेंड करती है. शी ऑलवेज हैव दैट हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मोर देन हर अर्निंग. हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मतलब अर्न, इट्स लाइक there was a movie that called आमदनी अथन्नी खर्चा रुपया. So this sentence is a very much example of that particular line. Anyway, it says that whatever she earns, she spends the most out of it. So उनके जो अर्निंग थे वो कम थे and her spending is more. That's why the word against is used here. So of course there will be the error. She has a habit of spending against her means. जो खर्चा है उनका वो सबसे ज्यादा है. स्पेंडिंग अगेंस्ट यूज नहीं करते. अगेंस्ट कब यूज करते हैं? हम किसी के खिलाफ जाते हैं. ओके, उनके खिलाफ जाने में हम अगेंस्ट यूज करते हैं. सो यहाँ पे खर्च करने में होगा बियॉन्ड. Whenever we talk about something out of our league, which is beyond our league. Beyond का मतलब ही होता है हमसे मतलब बहुत कोसों दूर, जो हमारा है उससे भी ऊपर. So we use beyond. So that will be she has a habit of spending against. Not spending against, but it will be spending beyond. Spending beyond her means. So come to the next one. I am sure to succeed at the long run. Again, यहाँ पे कोई division नहीं है. There is no division in the sentence. You just have to find out where is the error. So it says I am sure to succeed at the long run. Long run मतलब यहाँ पे long jump के बारे में नहीं बोल रहे, भागने जाने वाले को नहीं बोल रहे. At the long run, that is a phrase. At the long run is a phrase. मतलब ultimately, finally, at the end. मीनिंग के लिए at the end, ultimately, finally, so whatever you want to use it. So ultimately मतलब I'm gonna succeed. I'm sure I'm gonna succeed. Ultimately there will be success for me at the end. Okay. So at the long run is your phrase. So what does it says? In the long run. What does needs to be? In the long run. At the long run हम कभी भी use नहीं करते. Okay. So it will be I'm sure to succeed in the long run. In the long run मतलब at the end, मतलब कभी ना कभी तो होगा. At the end, ultimately or finally, I'm gonna succeed in my work. All right. यहाँ पे long run का मतलब ये नहीं बोल रहे कि वो भागने जा रहे, तो वो भागने नहीं जा रहा है. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ultimately. और एक है आपका word that is your eventually. You can use the word eventually as well. All right. Let's see the next. Next here says that the postman delivers the letters through hand door to door.
दिस वन इज द फ्रेज थ्रू हैंड। क्या बोल रहे हैं कि पोस्टमैन खुद जाके डोर टू डोर जाके घर से घर तक जाके वो अपने हाथों से डिलीवर करता है, अपने हाथों से। सो हियर इज यू कैन सी वेयर इज द एरर, थ्रू हैंड। हम थ्रू हैंड थोड़ी ना यूज करते। हाउ डू वी से, हम जब हाथों से कुछ काम करते हैं, सो हाउ डू वी से, डू वी यूज थ्रू? वी डोंट यूज थ्रू, राइट? किसी चीज से काम करना, जैसे कि आई रोट दिस लेटर बाय माई हैंड, हम क्या यूज करते हैं? थ्रू के जगह पे बाय यूज करते हैं। Whenever we talk about the doer of the action, ये by और whenever we talk about the doer of the action, we mention it as by. That's why the postman, here postman is the doer. So how does it delivers? By hand. Okay. And for instrument of, for the instrument through which we are doing the action, instrument के लिए हम use करते हैं with. Okay, the postman delivers the letter by hand. All right, so it will be by hand. Through hand नहीं आएगा. The correct needs to be by hand. All right, and here comes the last one for the session. It says that my mother generally reads the local paper to keep abreast. A very important one. This one is the phrase to keep abreast for the local news. टू कीप एब्रिस्ट का मतलब होता है जो चल रहा है, आसपास में जो चल रहा है उससे हम मतलब इंफॉर्मेशन रखना। टू कीप द रिसेंट इंफॉर्मेशन, टू हैव द लोकल न्यूज, टू हैव द रिसेंट न्यूज व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, टू बी अपडेटेड। सबसे बेहतरीन आपका होता है टू बी अपडेटेड। किसी भी न्यूज, किसी भी चीज के बारे में अपडेटेड रहने को हम कहते हैं टू कीप एब्रिस्ट। Okay, again it's an important one. So it says that my mother generally reads the local newspaper. मेरी मम्मी local newspaper क्यों पढ़ती है? ताकि उनको local news के बारे में updated होते मतलब वो update होते रहे। So for that particular purpose, she just read the local newspaper. To keep abreast is your phrase, and to keep abreast मतलब यहाँ पे for नहीं होगा, it will be of. Whenever we use keep abreast, हम जब भी यूज करते हैं इट विल बी ऑफ। द फ्रेज इज ऑफ। सो द फ्रेज इज हियर द मदर, माय मदर जनरली रीड्स द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप एब्रिस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। फॉर द लोकल न्यूज नहीं, लोकल न्यूज के लिए वो नहीं पढ़ती, लोकल न्यूज जानने के लिए, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द लोकल न्यूज, वो ये पढ़ती है। सो दीज वेर योर टूडेज क्वेश्चन। ये कुछ थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जो फ्रेजेस से रिलेटेड थे। नाउ द थिंग इज व्हेनेवर वी गो थ्रू द एरर करेक्शन पैटर्न, हमने बहुत सारे ऐसे एरर करेक्शन पहले भी किए हुए हैं जहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे। हमारे 2 सेशंस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के ऊपर भी गए हैं, बट दिस वन इज ए न्यू वन एंड दिस वन is a very important one because idiom phrases हम कभी भी skip नहीं कर सकते। Wherever you, whatever examination it can be, vocabulary section is a must to know. So how does the pattern changes? They include it in your error correction pattern as well. So it's better you keep on practicing about the idioms and phrases because it's not really necessary to keep on by hearting them. It's upon your practice how you remember them. And आज हमने 20 questions किए हैं। If you are really into this type of questions, please let us know in our comment section so that हम ऐसे sessions और लाते रहें। It will be very much important for your upcoming SSC examinations because these were like बहुत सारे repeated questions हैं। These were your repeated question from 22-23 and of course we will be going through other previous years question papers as well. But before that, you guys let me know how do you tackle with it, what do you want more from this such kind of videos, and we will try to deliver it to you guys. So आज के लिए इतना ही था। Thank you so much.